इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ओके, बेसिकली इसको अपन एक स्टोरी के फॉर्म में देखेंगे। मतलब जो आप लोगों ने अगर स्पेशल 26 का वो देखा रहेगा, या फिर आपने रेड वाला मूवी देखा रहेगा, ओके, उसके हिसाब से आप लोग को करना है, मतलब ये चैप्टर समझ में मिलेगा। ओके, सो इंस्पेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन इज बेसिकली द सॉफ्टवेयर वर्ड, जिसमें होता है कि ऑफिसर जो होता है वो आपके प्रीमाइसेस पर एक्सेस कर सकता है। ओके, यहाँ पर आकर के एक्सेस करेगा वो। ओके, आपके यहाँ पर आकर के वो क्या करेगा? एक्सेस करेगा। ओके, एक्सेस करना मतलब यहाँ पर वो उस इंटेंशन से नहीं आया कि यहाँ पर कुछ चोरी छुपा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर आया एक्सेस करने के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और हु इज ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन। मतलब जो ट्रांसपोर्टर है, ओके, उसके वहां पर भी जा सकता है, या फिर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस के वहां पर भी जा सकता है। ओके, कौन जा सकता है? एन ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर के नीचे वाले नहीं जा सकते। ओके, और जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एंड कमिश्नर, इन लोग में से ही कोई होगा। ओके, लेकिन ये लोग जा सकते हैं, या फिर ये लोग ऑथोराइज कर सकते हैं। किसको ऑथोराइज करेंगे? अपने सबॉर्डिनेट को, कि तुम लोग जाओ। ठीक है, मतलब सर्च वारंट होता है, मालूम है तुम लोग? तो ये लोग ऑथोराइज करते हैं, ऑथोराइजेशन बोलते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पर ऑथोराइज करेंगे कि भाई तुम लोग जाकर के चेकिंग कर सकते हो, इफ ही हैज द रीजन टू बिलीव। क्या होना चाहिए? रीजन टू बिलीव। ओके, रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए? इफ यू हैव सप्रेस्ड एनी ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, आपने कुछ सप्रेशन किया है, कि आपने कम स्टॉक दिखाया, सेल कम दिखाया, ऐसा। क्लेम्ड एक्सेस क्रेडिट, आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, या फिर आपने कोई भी प्रोविजन इस लॉ का कॉन्ट्रावेन किया विद द इंटेंट टू इवेट टैक्स। ओके, अगर ये कोई भी उसके पास रीजन टू बिलीव है, देन इन दैट केस ही कैन allow the subordinate officer or himself can go for inspection. Okay, next, any person engaged in business of transporting goods or an owner or operator of warehouse. Okay, मतलब warehouse का जो operator होगा वहां पर भी जा सकता है, ट्रांसपोर्टर का भी इधर आ सकता है। कब आ सकता है? जब उसको ऐसा लगता है ऑफिसर को कि ही इज कीपिंग गुड्स विच हैव एस्केप्ड द पेमेंट ऑफ टैक्स। जो गुड्स के ऊपर पेमेंट नहीं हुआ है टैक्स का, या फिर जो कॉन्फिस्केशन के लायबल है, वो आपने आपके इधर रखे हुए हैं। ओके, या फिर आपने आपके अकाउंट्स इस तरीके से रखे हुए हैं कि वहां पर टैक्स इवेजन हो सकता है। सो ऐसे केस में ऑफिसर कैन डायरेक्ट इंस्पेक्शन। यहाँ पर मीनिंग दिया रीजन टू बिलीव वगैरह का। ओके, मतलब कि डायरेक्ट नॉलेज नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके वजह से हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, मतलब मान के चलो कि मैंने आपको कुछ गुड्स बेचा है, एंड आप एज अ फ्रॉड पकड़े गए हो। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि मेरे ऊपर डाउट है, बराबर है, तो रीजन टू बिलीव मेरे ऊपर क्रिएट हो गया। समझ में? रीजन टू बिलीव, तो रीजन टू बिलीव इज मोर देन मियर सस्पेशन, दैट इज सस्पिशन बट लेस देन एविडेंस। मतलब एविडेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसको अपन बोलते हैं रीजन टू बिलीव। समझ में आया? ओके, इंस्पेक्शन जो ट्रांसपोर्टर या फिर वेयरहाउस वाले के उधर होगा वो कोई भी हो सकता है। दैट इज रजिस्टर्ड वेयरहाउस कीपर होगा तो भी कर सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टर उसके वहां पर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सर्च एंड सीजर की। इंस्पेक्शन की बात होगी, सर्च एंड सीजर। सर्च मतलब क्या? सर्च मीन्स अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, कुछ तो छुपाया गया है उसको ढूंढना, उसको कहा जाता है सर्च। ओके, सीजर मतलब जो चीज आपने सर्च में ढूंढी उसको फोर्सिबली पोजीशन में ले लेना। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर कुछ ज्वेलरी मिली, मैं ऑफिसर हूँ, तो मैं उस ज्वेलरी को अपने पास ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया, दो इधर। ओके, सो इसको बोलते हैं अपन सीजर। फोर्सिबली का एलिमेंट होना चाहिए। ओके, अगर मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ उसको अपन सीजर नहीं बोलेंगे। ओके, फोर्सिबली होना चाहिए, सीजर शुड बी फोर्सिबली। बहुत सारे केस लॉस हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 67 में लिखा है वो अपन एक बार देख लेंगे। सर्च मतलब फाइंडिंग समथिंग कंसील्ड एंड फोर्सिबली उसको सीज करना। ओके, कौन सर्च के लिए ऑथोराइजेशन दे सकता है? नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। ओके, मतलब जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाला दे सकता है। ओके, कब दे सकता है? व्हेन ही हैज द रीजन टू बिलीव दैट गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन आर सीक्रेटेड। ओके, जो गुड्स के ऊपर टैक्स का लायबिलिटी आपने पेमेंट नहीं किया, कॉन्फिस्केट करने वाले थे, उसको छुपाया गया। ओके, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स आर लायबल टू बी सीज्ड आर सीक्रेटेड।
ओके, जो भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स गलत मेंटेन किए थे वो सीज करने थे। ओके, वो आपने छुपा करके रखे जिसमें गलत गलत रिकॉर्ड्स हैं, तो इन दैट केस आपका यहाँ पर सर्च वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग द सर्च। ओके, आप लोग का गुड्स सीज हो सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, एंड थिंग्स हो सकता है। ठीक है, ये चारों में से कोई भी चीजें सीज हो सकती है। गुड्स कैन बी डिटेन्ड इफ सीजर इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई बड़ा मशीनरी है, उसको अपन लेकर के नहीं जा सकते डिपार्टमेंट में, तो उसको क्या करेंगे, अपन डिटेन करेंगे, प्रोहिबिटरी एक ऑर्डर डाल के रखेंगे। ओके, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के गया है प्रॉपर ऑफिसर, अगर उसके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं, ओके, मतलब कि वो अपने प्रोसीडिंग्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो रिटर्न कर देने पड़ेंगे विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। ओके, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम आने वाले हैं उसको आप प्रोसीडिंग्स खत्म होने तक रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या पावर है उसके पास, अगर कोई लॉक आपने किया हुआ है अलमारी में वगैरह वगैरह, तो उस लॉक को तोड़ा जा सकता है बाय दैट ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर को मतलब ऑफिसर पर्सन को बोल सकता है कि भाई आपको अगर फोटोकॉपी लेना है, जेरोक्स लेना है, तो आप ले लो, यू कैन टेक फोटोकॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। ओके, प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स, आपका गुड्स वो लेकर के गए, सीज किए हैं, प्रोविजनल रिलीज इज पॉसिबल इफ यू गिव अ बॉन्ड एंड बैंक गारंटी। ओके, बॉन्ड एंड बैंक गारंटी आप अगर दोगे तो आपके गुड्स को प्रोविजनली वो लोग रिलीज कर देंगे। जो गुड्स प्रोविजनली रिलीज हुए उसको आपको 1 महीने में लेकर के आना है, अदरवाइज वो लोग डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सरप्राइज चेक। अगर ऑफिसर चाहे तो आपके प्रीमाइसेस पर आकर के वो सरप्राइज चेक कर सकता है। कैसे करेगा, आकर के बोलेगा मेरे को एक ये मटेरियल दे दो, ठीक है, एंड बोलेगा कि नहीं मेरे को बिल नहीं चाहिए, मत दो। तो अगर आपने बिल नहीं दिया मतलब आप पकड़े गए। तो ऐसे तो आप लोग बिना बिल के बेचते होंगे, तो इसको बोलते हैं अपन सरप्राइज चेक, वो भी किया जा सकता है। अगर सीज्ड गुड्स हैं, ओके, एंड आपने नोटिस इशू किया ही नहीं, गुड्स को आपने सीज किया, तो उसके बाद नोटिस इशू करना होगा आपको। अब आपने नोटिस इशू नहीं किया, ओके, अगले 6 महीने तक, देन इन दैट केस द सच सीज्ड गुड्स शैल बी रिटर्न। अगर पेरिशेबल या फिर हजार्डस गुड्स हैं, तो वो पीओ डिस्पोज ऑफ कर सकता है आफ्टर सीजर। लेकिन अगर टैक्सेबल पर्सन मार्केट वैल्यू और टैक्स विच एवर इज लोअर का पेमेंट कर देता है, तो आपको पेरिशेबल गुड्स को रिलीज करना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, जो भी सीआरपीसी एक्ट जो होती है, ओके, उसमें जो भी लिखा होगा वो इस प्रोसीडिंग्स में अप्लाई किया जाएगा। ओके, सो अपना यहाँ पर सेक्शन 67 हुआ। सेक्शन 69 रेड विथ सेक्शन 132 ये अपन देखेंगे अभी। ओके, ये चार्ट देखते चलो। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि 10 बार प्रोविजन पढ़ने के बाद ये चार्ट बनता है। ओके, सुनो, ये चार्ट में क्या है बेसिकली मैं वो बताता हूँ। इसमें अपन अरेस्ट के प्रोविजंस को कवर कर रहे हैं। व्हाट इज कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, व्हाट इज नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, ओके, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। समझ में आया? एंड कब पर्सन अरेस्ट हो सकता है, कब अरेस्ट नहीं हो सकता, वो सारी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन ने 2 पार्ट बनाया है इसका। सबसे पहला, ऑफेंसेस ऑफ काइंड मेंशन्ड इन सेक्शन 132(1) ए बी सी डी। ओके, एबीसीडी वाले ऑफेंस। अब एबीसीडी वाले कौन से ऑफेंस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे लिस्ट है, दिस इज एबीसीडी वाले ऑफेंस। ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं। ओके, कौन से, supplies without issue of invoice with the intention of evasion of tax, okay, issues invoice without supply, or avails or utilizes wrong ITC, okay, or claims incorrect refund, avails ITC with reference to document issued under B, मतलब गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपने अगर आईटीसी लिया, ओके, या फिर आपने कलेक्ट किया है टैक्स और गवर्नमेंट को 3 महीने में पे नहीं किया, अगर ये 4 ऑफेंसेस है तो उसमें अरेस्ट के प्रोविजंस कुछ अलग है। ओके, क्या है वो देखते हैं। अगर वो ऑफेंस का वैल्यू इज मोर देन 1 CR बट अप टू 2 CR, 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ से कम, ओके, मतलब इट इज लेस देन 2 CR, लेस देन इक्वल टू 2 CR बट मोर देन 1 CR, सो सच ऑफेंसेस, इन केस ऑफ सच ऑफेंसेस ही कैन नॉट बी अरेस्टेड। आप अरेस्ट नहीं कर सकते पर्सन को। अरेस्ट करना मतलब क्रिमिनल चार्ज क्रिएट करना। ओके, टेक्निकल लैंग्वेज है, क्रिमिनल चार्ज क्रिएट करना। दिस ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। क्या है ये, नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, मतलब इस ऑफेंस में आपको बेल मिल सकती है। दीज आर नॉट दैट सीरियस ऑफेंस। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन आपको इम्प्रिजनमेंट में रखा जा सकता है, फाइन भरना पड़ सकता है। फाइन कौन सा, सेक्शन नंबर 122 का जो फाइन एंड पेनल्टीज होती है वो। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 ईयर, मिनिमम 6 मंथ्स।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अरेस्ट नहीं कर सकते पर इम्प्रिजनमेंट कैसे कर सकते हैं? आया किस किस के दिमाग में क्वेश्चन है ये? इम्प्रिजनमेंट हो सकता है लेकिन अरेस्ट नहीं हो सकता, किस किस के दिमाग में क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन समझा क्या तुमको? मैंने ऊपर बोला कि यहां पर अरेस्ट नहीं हो सकता, नीचे कहा कि इम्प्रिजनमेंट हो सकता। ओके, अभी दो डिफरेंस है, सुनना ध्यान से, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब कि पुलिस की कस्टडी में रखना। ओके, अब तक गुनाह साबित हुआ नहीं है, आपको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया। ओके, आपसे पूछताछ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कस्टडी में है आप लोग। ओके, सो इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में होना, दैट इज कॉमन सेंस। लेकिन आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है या नहीं वो अब तक साबित नहीं हुआ। अगर क्रिमिनल चार्ज है आपके ऊपर तो आपको अरेस्ट भी कर लेंगे वो लोग एंड इम्प्रिजनमेंट में डाल देंगे। या फिर क्रिमिनल चार्ज नहीं है तो भी आप लोग इम्प्रिजनमेंट हो सकते हो लेकिन अरेस्ट नहीं हो सकते। सो अरेस्ट इज अ वेरी सीरियस वर्ड, ब्रॉडर वर्ड, एंड इम्प्रिजनमेंट इज एन नैरो वर्ड। अभी समझ में आया? वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर अरेस्ट नहीं हो सकता लेकिन इम्प्रिजनमेंट में जा सकता है, दैट इज आपको जेल में रखा जाएगा ताकि आप लोग को सीरियसनेस मालूम पड़े, लॉ भी सीरियस है, आप ऐसे ही इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ओके, 132(1) ABCD का ऑफेंस इज मोर देन 2 CR बट अप टू 5 CR। मोर देन 2 CR बट अप टू 5 CR। सो पहले एक बात समझना, 132(1) ABCD के सारे ऑफेंसेस जो 2 करोड़ के ऊपर का टैक्स इवेजन जिसमें है, ऑल सच ऑफेंसेस, इन ऑल सच ऑफेंसेस यू कैन बी अरेस्टेड। अरेस्ट हो सकते हो, अरेस्ट हो सकते हो, समझा? 2 करोड़ के ऊपर के ऑफेंसेस में आप लोग अरेस्ट हो सकते हो। ओके, लेकिन लेकिन जो ऑफेंसेस 2 से ज्यादा हैं लेकिन 5 करोड़ तक हैं, उसमें आपको बेल मिल सकती है। बेल कौन देता है? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। बेल मतलब कि आप लोग को एक चांस दिया जाएगा कि आप लोग अगली बार नहीं करोगे ये वो। ओके, थोड़ा सा आपको कंपाउंडिंग भी हो सकता है। ओके, सो पर्सन कैन बी अरेस्टेड। ओके, बट दिस ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, मतलब उसको एकदम भी सीरियस नहीं बोला। ओके, अरेस्ट करेंगे हम आपको लेकिन इट इज नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। लेकिन अगर 5 करोड़ के ऊपर का ऑफेंस किया 132(1) ABCD वाला, तो इट इज कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल। ओके, एंड यहाँ पर आप अरेस्ट तो ऑब्वियसली हो सकते हो। अब यहाँ पर पेनल्टीज एंड फाइन कितना है, इम्प्रिजनमेंट कितना है? इम्प्रिजनमेंट 3 साल इसमें एंड इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर 5 साल। ओके, मिनिमम 6 मंथ्स तो सब में है ही है। एंड फाइन एज एप्लीकेबल, फाइन जो सेक्शन 122 में होगा वो फाइन भी लगेगा। इसको 1, 3 एंड 5 को याद कैसे रखेंगे? ये क्या था? 2 करोड़ से कम एंड 1 करोड़ से ज्यादा, तो 2 - 1 = 1, तो 1 साल का जेल। यहाँ पर 5 करोड़ तक पर 2 करोड़ से ज्यादा, तो डिफरेंस है 3, तो 3 साल की सजा। यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा मतलब 5 - 0 5, सो 1 साल की जेल, 3 साल की जेल, 5 साल की जेल। समझ में आया? इज इट वेरी क्लियर? आया है समझ में सब लोग को? ओके, चलो ठीक है। तो ये अपना 132(1) ABCD वाले ऑफेंस हुआ है। ओके, अब बात करते हैं अदर देन 132(1) ABCD के ऑफेंस। ठीक है, मतलब ई से लेकर के एल तक। ओके, अभी ई से एल तक में उसमें भी 2 पार्ट बनाए। ओके, FGJ। ठीक है, क्या है ये FGJ? अब ये अलग क्यों किया है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये FGJ को अलग क्यों किया है। ओके, एंड FGJ को छोड़ करके ABCD को छोड़ करके ये ऑफेंसेस। ओके, तो पहले अदर देन FGJ एंड अदर देन 131 ABCD ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना, अदर देन 132(1) ABCD के ऑफेंसेस में पर्सन कभी भी अरेस्ट नहीं हो सकता। ही कैन नेवर बी अरेस्टेड। ओके, एंड सच ऑफेंसेस वुड बी नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, मतलब इतने सीरियस ऑफेंस नहीं माने जाते। ठीक है, अब यहाँ पर खाली आपको क्या चेक करना है कि इम्प्रिजनमेंट कितना है। यहाँ पर एकदम सेम है, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक। ठीक है, मतलब डिफरेंस कितना? 1, तो 1 ईयर की सजा, मिनिमम 6 मंथ्स। 2 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से कम, सजा 3 साल। 5 करोड़ से ज्यादा, सजा 5 साल। आया समझ में? All the offenses other than 132(1) A, B, C, D are non-bailable. Okay, sorry, bailable and non-cognizable. And in all such offenses, the person cannot be arrested. ठीक है, अरेस्ट नहीं हो सकता है, समझा?
एंड 131 FGJ का जो ऑफेंसेस है, अभी 131 FGJ क्या है वो सुनो। देखो इसमें ना अमाउंट क्वांटिफाई नहीं हो सकता, FGJ का जो ऑफेंस है उसमें अमाउंट नहीं क्वांटिफाई हो सकता, इस तरीके से आप लोग याद रखो। FGJ पढ़ो, FGJ क्या है? फॉल्सिफाइज और सब्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब आपने कुछ टेम्परिंग वगैरह की होगी, ओके, तो कितने अमाउंट की टेम्परिंग की ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं अपन, सो टेम्परिंग की वो एक छोटा सा गुना है, ओके। FG ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफिस ड्यूटीज, ऑफिसर को ड्यूटीज करने से रोका गया, ओके। एंड J टेम्पर्स विथ और डिस्ट्रॉयस एनी मटेरियल एविडेंस, तो FGJ में अमाउंट की बात नहीं हो सकती, ओके। ABCD में हो सकती है, क्या हो सकती है? आपने इतने रुपए का सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, ओके। आपने इतना ITC लिया विदाउट इनवॉइस, आपने इतना ITC क्लेम किया, अवेल किया, यूटिलाइज किया, इतना अमाउंट आपने गवर्नमेंट को 3 महीने में पे नहीं किया। पर FGJ में अमाउंट की बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, इसीलिए उसको अलग रखा गया है। उसमें इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स है एंड फाइन हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? और अगर आप सेकेंड टाइम करते हो ऑफेंस, ओके, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ओके, अगली बार वापस से कर रहे हो आप, नॉट जस्ट 131 ABCD, कोई भी ऑफेंस आप वापस से करोगे तो इन दैट केस आपका इम्प्रिजनमेंट 5 साल हो सकता है। समझ में आया? आप 1 रुपए का भी करो, 10,000 का भी करो, अमाउंट से अभी फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड टाइम किया तो अमाउंट नहीं देखना है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ही अमाउंट देखेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे अमाउंट नहीं देखेंगे। समझ में आया? इन केस ऑफ एनी अमाउंट इट वुड बी 5 years। इज इट वेरी क्लियर? आया है समझ में सब लोगों को ये चार्ट? बताओ। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस वगैरह की। देखो यहाँ पर अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट का डिफरेंस भी मैंने नीचे लिख के दिया है। देखो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का डिफरेंस है, मतलब इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग है, एंड यहाँ पर अरेस्ट का मीनिंग है, पावर टू अरेस्ट, ओके, इसमें ही है वैसे तो। एंड कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्नाइजेबल क्या होता है, उसका पूरा मीनिंग है इधर, ओके। आप लोग रीड करना, नॉलेज के लिए अच्छा है। सेक्शन 69 क्या बोलता है वो पढ़ लेते हैं एक बार। देयर आर सर्टन सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 69। सेक्शन 69 में क्या है? कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, क्या है वो? जो पर्सन को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कब होगा बताओ मुझे? सिर्फ एक ही केस में, ठीक है, एक ही केस में। कौन सा केस? 131 ABCD मोर देन 5 करोड़, ओके। सो उस केस में आपको जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट होगा, ओके, उसके पास विद इन 24 hours प्रोड्यूस करना होगा, ओके। जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास 24 hours में प्रोड्यूस करना होगा, ओके। एंड जो नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस होंगे उसमें बेल कौन ग्रांट करेगा? डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। समझ में आया? ओके। ऑल अरेस्ट शैल बी इन अकॉर्डेंस विथ CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973, ओके। सेक्शन 132 ऑल्सो प्रिस्क्राइब विच टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर कॉग्नाइजेबल एंड नॉन। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया कौन से ऑफेंसेस कॉग्नाइजेबल है, कौन से नॉन। ठीक है, डन, आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 71 एंड 72। 71 एकदम सिंपल, अगर ऑफिसर आपके प्रीमाइसिस पर आया है तो वो क्या मांग सकता है एंड आपको देना पड़ेगा, ओके। सो क्या क्या मांग सकता है, उसमें एक लिस्ट दिया हुआ है छोटा सा, क्या है? जो भी रिकॉर्ड्स आपने रखा है वो मांग सकता है, ट्रायल बैलेंस मांग सकता है, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स मांग सकता है, ऑडिटेड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर होगी तो मांग सकता है, इनकम टैक्स ऑडिट मांग सकता है, एनी अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड मांग सकता है, ओके। सो इसमें जो ऑफिसर्स होंगे उसको असिस्ट करना होगा, अपने को उसको सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, ऑफिसर कैन हैव एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस, ओके। सो उसको अपने को ये सब देना पड़ेगा, वी हैव टू फैसिलिटेट इट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिसर टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर, मतलब कोई दूसरा ऑफिसर इस ऑफिसर को असिस्ट कर सकता है। मतलब मान के चलो कि आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, ओके, तो जो ऑफिसर जाएगा उसका कुछ वट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को लेके जाएगा ये अपना GST वाला ऑफिसर साथ में। सो इसको बोलते हैं अपन ऑफिसर टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 72 रिक्वायर्स दैट ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, रेलवे, कस्टम्स, ठीक है, ये सारे लोग असिस्ट करें, ओके। अगर कस्टम ड्यूटी दैट इज IGST जो होती है ना सेक्शन 37 वाली, उसका अगर केस है, आपने गलत ITC लिया,
तो यहाँ पर जो कस्टम्स ऑफिसर होगा इसको हेल्प करना पड़ेगा, किसको? सीजीएसटी ऑफिसर को। समझ में आया? सो हर ऑफिसर को जीएसटी वाले ऑफिसर्स को हेल्प करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट विद इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर।